नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम बातचीत करेंगे पीएम मोदी द्वारा दिया गया एक नारा, मोदी का परिवार। विपक्षी गठबंधन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज भी तेलंगाना के दौरे पर गए और वहां पर भी उन्होंने निशाना साधा, विपक्षी नेताओं पर हमला बोला, परिवारवाद पर हमला बोला। लगातार भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर हमला बोलते आ रहे हैं और विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था, मैं भी चौकीदार। उसी के साथ सभी नेताओं ने अपने नाम के आगे जोड़ लिया था, मैं भी चौकीदार। और सरकार फिर से बन गई, रिपीट हो गई और इस बार नया प्रयोग किया गया है, नया नारा दिया गया है परिवारवाद के खिलाफ। और इस बार नारा दिया गया है मोदी का परिवार। जैसे ही पीएम मोदी ने अपील की, उसी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जेपी नड्डा, अमित शाह, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमपी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिख लिया है और लगातार यह सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से एक नया प्रयोग किया गया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या नारा दिया? फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार का नारा चल पड़ा है। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में मैं हूं मोदी का परिवार, इस हैशटैग के साथ में बीजेपी मैदान में उतर चुकी है, रणनीति स्पष्ट कर दी है। जिस प्रकार से पीएम मोदी खुली सभा में मंच पर कह रहे हैं कि विरोधी जब सत्ता में थे उन्होंने जमीन बेची और उन्होंने भ्रष्टाचार किया, परिवारवाद उनके लिए फैमिली फर्स्ट रही, लेकिन मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराज चौधरी जी। भीमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विक्रम सैनी जी। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल भीमराज जी आपसे। भीमराज जी, जिस प्रकार से पीएम मोदी का आपने भाषण भी सुना है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति में विपक्षी नेता जुटे हुए हैं और उनके लिए पूरा देश सर्वोपरि है, सभी जिनका कोई नहीं है उनका मोदी है, पूरा देश 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है और इसी पर बीजेपी फोकस करने वाली है लोकसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक शायर है कि लोकी तो भगवान बेच के, अट्टी ते सामान बेच के, अट्टी एक दुकान को कहा जाता है, अट्टी ते सामान बेच के, किसाना तेरी फसल बिकी ना, बीजेपी वाले हिंदुस्तान बेच के। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को यदि परिवार की चिंता है तो क्या मोदी जी इस बात को बताएंगे कि कौन कौन लोग बैंकों का पैसा लेके गुजराती लोग ये भागे हैं, ये इसके परिवार नहीं है देश के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये मोदी के परिवार है जिन पे बलात्कारियों के केस दर्ज है। मैं नहीं कह रहा, आप नोट कर लीजिए, निकाल लीजिए। ये अभी के किसान आंदोलन के 8 शहीद हैं, जिसमें 2 पुलिस हत्या भी हैं। ये किसकी नीतियों से गए हैं? क्या मोदी ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, परिवार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी, मजदूर, किसान, ये क्या हिंदुस्तान के परिवार नहीं है?
दूसरा पूछना चाहता हूं, ये 750 किसान जो किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे, क्या ये परिवार नहीं है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, ये घोटालों का परिवार है बीजेपी का, क्या ये परिवार नहीं है? इन पे बोलेंगे मोदी जी? क्या मोदी जी इस बात पे बोलेंगे? किसान दिल्ली न्याय मांगने जाते हैं, ये किले मोदी जी आपने रोपी थी। आप बताइए, वर्ल्ड के 8 देशों में आंदोलन चल रहा है, हर जगह एक ही मांग, किसान अपनी मांगों को लेके जा रहे हैं, पर किसी की तरह इस तरह व्यवहार और बदतमीजी और लाठी गोली बंदूक से बात पूरे देश में कहीं नहीं जाती। क्या मोदी जी इस बात पे बोलेंगे? 10 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूरों से आज से 1 महीने पहले लात मार के बाहर निकाल दिया, क्या वो परिवार नहीं थे? क्या इस बात पे बोलेंगे कि आपने जनधन योजना से खाते खुलवाए थे और किन किन लोगों से मिनिमम बैलेंस के नाम पे आपने अकाउंट खुलाया और मिनिमम बैलेंस नहीं होने के खाते से पैसे काटे गए गरीबों से? क्या इस बात पे बोलेंगे? क्या इस बात को परिवार बताएंगे कि जो आपने 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था राजस्थान में और कांग्रेस 70 लाख लोगों को सिलेंडर दे रही थी और बीजेपी आज 72,83,000 लोगों को सिलेंडर, क्या बच्चे हुए लोग का परिवार नहीं है? पर ये परिवारवाद का सिर्फ डोंगलापन कर रहे हैं और ये परिवारवाद की बात करते हैं। ये लिस्ट है 18 परिवारों की बीजेपी की, जिसके अंदर नाम है ऊपर राजनाथ सिंह, पीके धूमल, राज्यपाल कल्याण सिंह और मेनका गांधी, यशवंत सिन्हा, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, साहिब सिंह वर्मा, ऐसे करके बिहार के मुख्यमंत्री भगवत झा, जिनके बेटे कीर्ति आजाद है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? कौन से परिवार के? मुख्य मुद्दा यह है कि ये जो मूलभूत जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की समस्या, इन पे नहीं करेंगे। महिला पहलवान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था, वो न्याय के लिए भटक रही। ब्रजभूषण जी जैसे लोग सत्ता में बैठे रहे, आपने कार्रवाई नहीं की। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह ने कहा था कि यदि महिलाएं किसी पर आरोप लगाती है तो उसे सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और उनको भारत रत्न दिया, उनके विचारों को तो अपनाइए। आप उस बात में बात ही नहीं करेंगे। आप वादा करके आए थे कि हम 2022 में किसानों की आमदनी, ये आमदनी कर रही है। देश का एजुकेशन सेक्टर हर साल गिरता जा रहा है, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। वो परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। अग्निवीर के माध्यम से युवाओं के आरोप है, क्या ये परिवार के सदस्य नहीं है? सिर्फ और सिर्फ ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और दोगलापन कर रहे हैं और दोगलापन कर रहे हैं। बिल्कुल, भीमराज जी ने जो आरोप लगाए हैं, जनता के साथ में दोगलापन किया जा रहा है, जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, उनके जवाब में क्या कुछ कहेंगे आप? आशीष जी, देखिए, भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जितनी भी विकास की योजनाएं चलाई हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, जिस तरह से राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर उनकी कल्याणकारी योजनाओं के कारण और 80 करोड़ परिवारों तक अनाज पहुंचाने के कारण एक परिवार का मुखिया, एक परिवार का मेन सदस्य जो परिवार के लिए करता है, वो सभी चीजें नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए की हैं। और यही कारण है कि एक नेता के विश्वास पे, एक नेता के कमिटमेंट पे इस देश की जनता विश्वास करती है। राहुल गांधी जी और मोदी जी की तुलना अगर की जाए तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस कमिटमेंट को करके जाते हैं, जिस गारंटी को देके जाते हैं, वो गारंटी पे जनता विश्वास करती है और वहां की सरकारें और दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार उन योजनाओं पे खरा उतरती है। कांग्रेस की सरकार के द्वारा या कांग्रेस में राहुल गांधी जी के द्वारा जितनी भी गारंटियां दी गई, उन गारंटियों का क्या हर्ष हुआ? इसका परिणाम तो राजस्थान की जनता ने इनको चुनावों के अंदर दे दिया है। इसी प्रकार 2 बार भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें राजस्थान में विजय प्राप्त की है और मैं आपको एक चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास के साथ ये दावा कर रहा हूं कि यही एक विश्वास है और यही एक गारंटी है कि राजस्थान की जनता के लिए भीमराज जी जो पुलिंदा लेकर पहुंचे हैं, भीमराज जी जो एविडेंस लेकर पहुंचे हैं, खबरों का पुलिंदा लेकर के साथ में आए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, तो कीले बिछाई जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या वो परिवारवाद में दब गया वो मुद्दा, उसको दबाने के लिए एक परिवारवाद का मुद्दा? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद उसको कहते हैं कि एक माता के बाद में उनका बेटा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, एक समाजवादी पार्टी में उनके पिता के बाद में उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, किसी का भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए विचारधीन तैयार रहते हैं। तो पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता आता है, वो सीधा प्रधानमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने इस परिवारवाद की बात की है, वो एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने गांव ढाणी में जाके पार्टी के लिए मेहनत की, पार्टी के लिए काम आया और समय आने पर पार्टी ने उसे कार्यकर्ता होने के नाते आगे बढ़ाया और एक को सिर्फ इसलिए परिवारवाद के नाम पे उसको मुखिया बना दिया जाता है। राहुल गांधी जी की तरह, सोनिया गांधी जी की तरह, प्रियंका गांधी जी की तरह उस परिवारवाद में और भारतीय जनता पार्टी में जो इन्होंने उदाहरण दिए उसके अंदर आपको बहुत फर्क करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा है कि
मोदी ने भी कहा, सभा में कहा, मंच से कहा, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया था जब विपक्षी लोग सत्ता में थे। तो आज जब ईडी का उपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, तो हथकड़ी कितने लोगों को लगी? देखिए, आप ईडी की बार बार में यहां चर्चा चलती है। ईडी की कार्रवाई एक प्रशासनिक कार्रवाई है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुए। उनमें आधे से ज्यादा मुकदमे तो आप देखिए कांग्रेस सरकार के समय दर्ज किए गए थे। उन्हीं की जांच के अंदर उन्हीं मामलों को निष्पक्ष रूप से रखना और पहले की तरह मामलों को दबा देने में एक फर्क है। आज प्रशासन खुल के और स्वायत्त संस्थान अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य कर रही है। उसी का परिणाम है कि जिन जिन लोगों ने ठगी की है, पेपर लीक के चाहे मामले हो, चाहे अपराध के मामले हो, चाहे कालाबाजारी के मामले हो, उनमें केंद्र सरकार ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है। विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई भी रास्ता बचा नहीं है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इनको आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि जनता इनके आरोप पे, इनके विचारों पे और इनकी गारंटियों पे कितना विश्वास कर रही है। भीमराज जी, कांग्रेस को आत्ममंथन इस सर मैं कहना चाहूंगा जी भीमराज जी बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता भाई ने बताया ईडी का, तो मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे कि पेमा खांडू कहां थे, अब कहां है? क्या ईडी उन पे बोलेगी कुछ 25,000 करोड़ का घोटाला? सर उस पे अजीत कुमार पे बोलेगी? मोदी जी खुद 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया और ईडी में आ गए तो वो धुल के साफ हो गए। क्या ये बात बताएंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुबेदु अधिकारी पे बोलेंगे? उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो जो नेता धुल के चले जाते हैं उन पे क्या करते हैं कि ये वॉशिंग मशीन का बीजेपी काम करती है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी नेता पार्टी ज्वाइन करके और पार्टी के अंदर काम करना चाहता है, उन पे किसी भी संस्था द्वारा उनकी जांच को कहीं भी प्रभावित नहीं किया गया। पार्टी में आना और जाना ये तो राजनीतिक भी स्वतंत्रता और संवैधानिक भी स्वतंत्रता है। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार नारायण राणे पे हाउसिंग घोटाले का आरोप था, प्रफुल्ल पटेल पे घोटाले का आरोप था, छगन भुजबल पे आरोप था, हसन मुश्रीफ पे आरोप था और जय पांडे पे आरोप था, मुकुल राय पे आरोप था। क्या ये ईडी उन फाइलों की जांच करी? अजीत कुमार के लिए कोर्ट में ईडी बोलती है कि हमारी तो फाइल नहीं मिल रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी? वो दिन का इंतजार कर रहे हैं और परिवारवाद की ये लोग बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब देश में कोरोना काल का इन्होंने, देश की आर्मी जब फरवरी में लॉकडाउन लगा देती है, इन्होंने मार्च में क्यों लगाया? क्योंकि इनको अहमदाबाद के अंदर नमस्ते ट्रंप करना था और एमपी और कर्नाटक में सरकारें पलटनी थी। और उसका असर यह हुआ कि कोरोना काल के अंदर कुत्ते गंगा नदी में लाशों को नोच रहे थे, क्योंकि इतना भयंकर इसके अंदर महामारी फैली और इनसे कंट्रोल नहीं आया। क्योंकि ये तो नारा दे रहे थे, आप थाली बजाइए कोरोना चला जाएगा, आप गोबर लगाइए कोरोना चला जाएगा, गोमूत्र पीजिए कोरोना गया तो खाली वैक्सीन से गया। ये तो रामदेव की कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे। या तो यही लोगों ना को लाशें ऐसे जलाई जा रही थी और उनको उनके परिजन नहीं मिल रहे थे, सिर्फ आपकी नीतियों के कारण। और ये बात करते हैं सर, मैं आपको पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना चली, इन्होंने कहा कि हम आयुष्मान कार्ड लगाएंगे। 18 दिसंबर की रिपोर्ट कहती है देश में 36 करोड़ मात्र आयुष्मान के पात्र हैं, जिसमें 3 करोड़ के कार्ड बने, 1 करोड़ 45 लाख यूपी के बने हैं। और इनके कारण आज सरकारी अस्पतालों में 2.5 गुना ओपीडी बढ़ गई है। और इनकी गलत नीतियों का रोज यहाँ कभी गलत खून चढ़ता है, कभी डॉक्टर मिलते नहीं है और बच्चों की जानें जा रही है। उस पर बोलेंगे? अभी संजय शर्मा की जान गई थी और इनके नेता गोपाल शर्मा वहां जाके बयान देते आए थे, बाल मुकुंदाचार्य बयान दे रहे थे, कहा गए उसके परिवार में तो राशन का टोटा पड़ गया, मुआवजे की बात कर रहे थे। कौन सी नीतियों की बात कर रहे हो? अभी इन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर की बात की, 5,94,000 तो आवेदन पेंडिंग है। ये परिवारों की बात कर दी है। इनकी परिवार और जातिवाद का इस बात से पता चला, ये राजेंद्र राठौड़ का लेटर है। इन्होंने लिख के दिया है कि इन कर्मचारियों ने मेरी चुनाव में मदद नहीं करी और एक जाति विशेष के खिलाफ इन लोगों ने निकाला ये पत्र है। ये भास्कर ने अप्लाई किया, मैं नाम नहीं लूंगा। ये शुभकरण चौधरी के 13 पत्र वायरल हुए कि इन कर्मचारियों को निकाल लिए। ये एक हेमलता बैरवा थी, एससी की महिला थी, इसने खाली, इसकी गलती क्या थी कि हिंदुस्तान की पहली महिला से एक सावित्रीबाई फुले की फोटो लगा ली, उसको सस्पेंड किया गया। क्या आप इस तरह की राजनीति करोगे? दूसरी बात, इनकी सरकार आती, पर्यावरण आज पूरे देश वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आतंकवाद बना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। इन्होंने क्या किया सर, 50,000 पेड़ काटे, ग्रामीणों विरोध किया तो फोर्स लगा के इन्होंने पेड़ कटवाए। इस बात का जिक्र करेंगे? इनकी सरकार हरियाणा के अंदर है, इनकी सरकार एमपी में है। सर जी गायों के नाम पर ये लोग वोट बांटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, गाय तो वोट नहीं देती, हो तो अनमोल जीव है।
जो राजस्थान तूड़ी आ रही थी सर, उन्होंने उन मजदूरों को और उन पिकअपों को खाली करा करा के उन्होंने अंदर बंद किया। सतीश पूनिया, राहुल कुशवाहा लेटर, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में सीएम गहलोत ने कहा राजस्थान के किसानों को, बोले कंपाइनें बंद करो, आप तूड़ी गौशाला में दो, तब जाके बोले, तब कहां चले गए थे? संगीत सोम कितनी गए मीट फैक्ट्री वाली का बताइए ना जनता बिल्कुल को। बिल्कुल जनता पूछना चाहती है। बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने सवाल पूछे हैं आप बीजेपी के प्रवक्ता से बताइए, एक का भी पर्टिकुलर आपके सवालों का हम इस बात को बिल्कुल भीमराज जी आपके सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज का एजेंडा में लगातार चर्चा का दौर जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने ब्रेक पे जाने से पहले जो आरोप लगाए थे उनका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विक्रम सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, जिस प्रकार से परिवारवाद का नारा दिया गया है, पूरे देश को परिवार बताया गया है, लेकिन जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों के जवाब में क्या कुछ कहेंगे? लगातार टारगेट करने की बात भीमराज जी कह रहे हैं कि टारगेट करके काम किए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद डबल इंजन की जो सरकार है उसका बेनिफिट कहीं नहीं मिल रहा है। आशीष जी देखिए, अभी मेरे साथी मित्र ने कहा था कोरोना काल के विषय में चर्चा की। कोरोना काल के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मैनेजमेंट का ही नतीजा था कि भारत अन्य दुनिया को देखते हुए भारत में मृत्यु दर बहुत कम थी। एक एक परिवार के अनाज की व्यवस्था की गई और भारत के अंदर सबसे पहले वैक्सीन बनाया गया और एक पहला समय था कि पूरी दुनिया में भारत ने फ्री में वैक्सीन भीमराज जी एक बार विक्रम जी का जवाब ले लीजिए। भीमराज जी विक्रम जी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। उसी वैक्सीन का नतीजा था कि देश की जनता नहीं एवं विदेश के अंदर भी भारत का मान सम्मान बढ़ा और लोगों की जान की रक्षा की जा सकी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक एक घर तक अनाज पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, जितनी भी सुविधाएं उस समय की परिस्थितियों, विपरीत काल परिस्थितियों के अंदर हो सकी थी उनको संभवतः पहुंचाने का प्रयास किया गया। रही बात अभी आपने उठाया उज्ज्वला योजना के विषय में और गैस के 450 रुपए में जो गैस कनेक्शन की बात की गई थी। देखिए, कांग्रेस सरकार के जो घोटालों की सरकार रही है, इन्होंने अवैध कनेक्शनों की भरमार कर रखी थी। किसी के घर में 1 कनेक्शन थे, किसी के 5 कनेक्शन थे, जिनकी जांच करने के लिए और जिनके जांच करके एक सही व्यक्ति को एक न्यायपूर्ण तरीके से में सिलेंडर पहुंच सके उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसके अंदर कुछ समय लग सकता है। सिद्ध कर दीजिए ना। नहीं, आपकी झूठ का तो जनता ने फैसला कर दिया। आपकी झूठ का तो आपके वादों का किसान कर्ज माफी पे आपका फैसला कर दिया, युवाओं के बेरोजगार पे कर दिया गया, महिला अत्याचार के ऊपर आपका फैसला कर दिया गया। और लोकसभा के अंदर मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये कितने भी वादे, झूठे पंपलेट, झूठे पर्चे कितने भी जनता के बीच में बांटते रहिए, जनता इस बात को जानती है। एक एक करके पहले विक्रम जी को बोलने दीजिए। भीमराज जी विक्रम जी को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जनता के अंदर आप देखिए आशीष जी कि जनता किन पे भरोसा कर रही है। कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है फिर पीछे भाग जाती है, राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं फिर पीछे भाग जाते हैं, कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। तो कांग्रेस सरकार के झूठे आरोपों के प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं सकती है। सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से चीजें साबित नहीं होती हैं। बिल्कुल भीमराज जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लिस्ट इन्होंने जारी नहीं की, तो लेकिन आप विपक्ष में हैं, तो एक विपक्ष के नाते आपको ऐसी लिस्ट तैयार कर देनी चाहिए थी जो पात्र परिवार थे और जिनको बीजेपी ने द्वेषतावश कर दिया हो, या तो उनका नाम काट दिया गया हो या फिर उनकी छटनी कर दी गई, स्क्रूटनी कर दी गई हो। तो ऐसी लिस्ट आपको विपक्ष को तैयार कर देनी चाहिए। चुनाव में आपके काम में आने वाली चीज है। काम में आई 76 लाख कनेक्शन हमने दिए, बीपीएल और बीपीएल से नीचे श्रेणी वाले लोगों को कनेक्शन दिए गए और इन्होंने बोला हम तो 450 में सिलेंडर देंगे और हमने कहा आप दीजिए सिलेंडर, कौन मना करे, अच्छी बात है। पर हम ये एक सवाल और पूछना चाहते हैं, राजस्थान में क्यों और हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की तो और कई सरकारें, आप दीजिए ना। एक ये लेटर में दिखा रहा हूं सर, फतेहाबाद और सिरसा का जो तूड़ी भेजी जाती है, लोगों को कैसे परेशान किया गया। दूसरा सवाल जनता से जुड़ा है, परिवार की बात कर रहे हैं। 18 माह के अंदर $40 कच्चा तेल सस्ता हो गया, तो आप जनता को राहत नहीं दोगे, क्यों नहीं दे रहे? पर नहीं, बोले चुनाव में तो वादा करके आए थे हम तेल के दाम घटाएंगे, हरियाणा पंजाब के बराबर करेंगे। दूसरी बात पूछ रहे साजा सर जी, कर हिंदुस्तान राजस्थान के अंदर भरतपुर संभाग है, वहां सरसों का 50% प्रोडक्शन होता है। 125 सरसों ऑयल मिल है, उसमें 100 ऑयल मिल केंद्र सरकार की नीति के कारण बंद होगी। पूरे हिंदुस्तान में 40% सरसों ऑयल मिल बंद होगी, क्योंकि मोदी जी ने सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल और पॉम ऑयल पे 34% एक्साइज ड्यूटी घटा दी और वो बेरोजगार हो गए। इसका जवाब है आपके पास? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास जांच एजेंसी जांच कराऊं ना। 24/7/2020 को अखबार में खबर छपती है कि संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का आता, उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी
और उन पे कभी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष बोलता है तो ये ईडी की कार्रवाई करते हैं। और ईडी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि झूमते हैं सारे सांप, जाने ये कैसी बीन है, ना इनका ईमान है ना इनका कोई दीन है, जिसको देखो धुलकर ही निकलता है। भाजपा सरकार या वॉशिंग मशीन है? बताइए ना, जिनको इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज एक भी बताइए उस पे फाइल पे कोई कार्रवाई, कोई जेल गया, पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं अबूदलाल आंजना के चैत्र इंटरप्राइज से छापा मारा। हम तो पूछना चाहते हैं गडकरी जी की दीपक एंटरप्राइज में किस दिन छापा पड़ेगा, आप बताइए ना। हाईवे के टेंडर एक ही कंपनियों कैसे दिए जा रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार के 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है जिन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में 70,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, बोले हम तो 10% हिस्सेदारी बेचेंगे। क्यों बेचोगे भाई आप लोग, किसके इशारे पे बेच रहे हो? पीएसयू है जिन्होंने 12,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, बोले उसकी भी हिस्सेदारी बेचेंगे। आप करना क्या चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ एक गोलवरकर की बुक थी वी एंड ओवर नेशनहुड डिफाइंड, उस बुक में वो लिखते हैं कि गलती से भी आपकी सत्ता है तो 90% जनता को गरीब कर देना और देश की संपत्ति 2-3 लोगों के हाथ में कर देना। ये उसी नीति पे चल रहे हैं और देश के किसानों और मजदूरों की लाशों की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं कि रावड़ा गढ़साना में किसान पानी मांग रहे थे, इन्होंने नियत किसानों को गोलियों से बूंदा था। सोयला के अंदर किसान पानी मांग रहे थे, इन्होंने गोलियों से बूंदा था। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, इन्होंने 73 गुर्जरों को गोलियों से बूंदा था। और वो गुर्जर कांग्रेस सरकार में भी आरक्षण मांगा था, पटरियों पे भी बैठे थे। पटरियों पे एक दिन बैठे, एक मंत्री गए, उनसे बात हुई, विश्वेंद्र सिंह जी जाके बात की और उनका काम भी हुआ। एक पत्थर तक नहीं चला। आंदोलनकारी और पुलिसकर्मी एक पत्तल में खाना खा रहे थे। हरियाणा के अंदर इन्होंने जाटों को गोलियों से बूंदा। कौन सी सरकार है? सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं कि राम माधव ने मुझे 300 करोड़ का ऑफर दिया। राम माधव पे तो छापा नहीं पड़ता, सत्यपाल मलिक के छापा मार रहे हैं। क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, पर उसने किसानों के पक्ष में बोला, उसकी सजा को उसके छापा मार रहे हो आप लोग। कोई भी एक बात बताइए ना सर जी, चुनाव का फार्मूला इनका ये है, कभी तो इनके ईडी काम करेगी, कभी सीबीआई करेगी, कभी इनकम टैक्स काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ईवीएम है, जो बेल कंपनी बनाती है और एक ईसीआईएल कंपनी बनाती है, बेल में 7 डायरेक्टर हैं जिसमें 4 बीजेपी के नेता हैं, मनसुख भाई और शामजी भाई खाचरिया, डॉक्टर शिवनाथ यादव जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्यामा सिंह बिहार से बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, और पीवी पार्थ सारथी। क्या हम नोट कर लीजिए? क्या आप ईवीएम पे फिर सवाल उठा रहे? तो बिल्कुल सवाल ये उठा रहे हैं, चुनाव जीत कर पाए, हमारा बहुमत के साथ में सरकार बनी। एक सेकंड, हमारा सवाल ये है कि जो बेल ईवीएम बनाती है उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के कैसे हैं? इस सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं हम लोग। नहीं, मान लिया कि वो 4 डायरेक्टर हैं, बीजेपी के आदमी हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें बनती है, आपका मुख्यमंत्री राजस्थान में बनता है, आपका मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनता है, वो भी तो ईवीएम से बनता है। फिर उस समय हम ये कहना चाहते हैं कि जो कंपनी प्राइवेसी होती है उसके अंदर बीजेपी के डायरेक्टर हैं, तो बताइए उसके अंदर प्राइवेसी कहां से रहेगी? सवाल ये है, हम ये पूछना चाहते हैं। इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ने तो ये सरकार जवान की है, न किसान की है, न पहलवान की है, न संविधान की है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया कुछ दिखाता है तो इसे मोदी मीडिया मानते हैं। न्यायालय का कोई फैसला आता है तो न्यायालय के फैसलों पे सवाल उठाते हैं। जब न्यायालय का फैसला आता है तो ईवीएम के सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस जीतते समय भी ईवीएम के सवाल उठाएंगे? हर समय कांग्रेस के फैसलों पे, कोर्ट का फैसला, पंजाब हाईकोर्ट का फैसला ये भी आया, बोले किसानों पे गोली क्यों चला रहे हो, आतंकवादी थोड़ी है, आप बात करो ना। इसका भी फैसला ना था तो आप उसमें भी तो बोलिए ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर आया तो उस घोटाले का सच बताइए ना। अब आने वाली लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बताइए ना। तैयार कर दिया है कि ईवीएम के नाम पे भूमिका तैयार की जाए। सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों को बार-बार भाजपा बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, विक्रम जी को बोलने तो दीजिए। आप विक्रम जी से जवाब तो लेने दीजिए, बोलिए विक्रम जी। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक नीति हो गई है, चाहे न्यायालय के फैसलों पे सवाल उठाना, मीडिया को कोई सवाल नहीं उठाया। तो एक बार इनका जवाब ले लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का बोल रहे हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का बोल रहे हैं, उस पे आप बोलिए। और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने ये कहा किसान आतंकवादी नहीं, आप कैसे गोली चला रहे हैं? उसका सवाल तो कांग्रेस ने उठाए हैं, भीमराज जी, कांग्रेस ने उठाए हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे। विक्रम जी। सर देखिए, कांग्रेस ने तो सवाल उठाए थे, पेपर लीक को लेके उठाए थे। कांग्रेस ने तो परिवारवाद में किया था, तो अपने घर के बच्चों को टीचर और एसडीएम बना रहे थे। तो कांग्रेस के परिवारवाद को तो दुनिया ने देखा है। एमपी का सबसे बड़ा घोटाला है और सतपुड़ा भवन में आग जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। पकड़ा गया 2005 बीजेपी राज से काम कर रहा है, बताइए कि आपने तब तक कार्रवाई क्यों नहीं? आप पकड़ा गया और बताइए किन बीजेपी ने मान लीजिए और कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या बीजेपी राज में जो 14 पेपर लीक हुए उन पे कार्रवाई होगी क्या? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। आपके नेता यदि है
और यदि आप पेपर लीक की बात करते हैं, आप बताइए कि सेंटर में एसबीआई का डेटा लीक होता है, आप बोलते क्यों नहीं? एयर इंडिया का डेटा लीक होता है, बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल। और कोविड ऐप का डेटा लीक होता है, उस पर बोलिए ना आप लोग, हम काम ना कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका जवाब होता है। अंतिम एक मिनट में विक्रम जी आप अपना जवाब दीजिए। देखिए आशीष जी, कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीकों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए लोगों को दूर दूर से गिरफ्तार करके लेके आए हैं। जो लोग इस घटनाओं के अंदर शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तान में पहला पेपर लीक का कानून बनाने वाला राजस्थान था और सेंटर का सरकार ने उसको कॉपी, सेंट्रल सरकार ने उसकी नकल की, पर उसके अंदर सजा कम क्यों की, हम पूछना चाहते हैं। और आप ये बताएंगे कि जनवरी 2018 में आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ, कौन जिम्मेदार है? जनवरी 2019 में भीमराज जी समय समाप्त हो रहा, जवाब तो ले लेने दीजिए, बोलिए विक्रम जी। कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक की जो फैक्ट्री बना रखी थी उसको भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जिस तरह से उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों के संपत्तियों पे कार्रवाई की जा रही है। और कानून बनाना और अब कानून के आड़ में अपने लोगों को बचाना कांग्रेस की फितरत रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर जो भी अपराध हुए हैं, जो भी अपराध, यदि अपराध की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, अजय टैनी को टिकट कैसे दी? किसानों को कह रहे टिकट कैसे दी? ब्रज मुशर्रफ सिंह आपकी सरकार में था, यदि वो आरोपी था तो आपने क्यों नहीं न्याय दिलाया? कुलदीप सेंगर को गले क्यों लगा रहे हो? चिन्मयानंद को गले क्यों लगा रहे हो? साक्षी महाराज को गले क्यों लगा रहे हो? शांतिलाल सोलंकी को गले क्यों लगा रहे हो? आप जवाब दीजिए। और बलात्कारियों का पक्ष लेने वाले, बिल्किस बानो का स्वागत करने वालों का आप इस मुद्दे पर फिर कभी जवाब नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज का समय समाप्त हो रहा है। मैं आप दोनों अतिथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों पधारे और अपनी अपनी बात यहां पर रखी। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में परिवारवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने नारा दिया है कि मोदी का परिवार। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में मोदी का परिवार कितना असरदार होता है। क्या मोदी का नारा 400 पार का यहां पर सफल हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी।